हेलो गाइस, उम्मीद है तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखो, यहाँ से मैं लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम है जस्ट उस एग्ज़ाम को 1 वीक रह गया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होना है। तो आपको पता है कि 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक ही दिन का शेड्यूल है, और जो फर्स्ट हाफ होगा यानी जो फर्स्ट शिफ्ट होगा उसमें आपका फर्स्ट पेपर होगा, ये आपने देख लिया होगा, पेपर 1। और जो हमारा सेकंड शिफ्ट होगा इसमें हम लोगों का दूसरा पेपर होने वाला है, पेपर 2। तो पेपर 2 जो है आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पेपर है हमारे लिए, क्योंकि ये जस्ट आपका क्या है, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग है पेपर 1, ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, और जो मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 2 से बनेगा। तो अब हम लोग देखें, क्योंकि आने वाले थर्सडे और फ्राइडे को आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपने एडमिट कार्ड देख करके अपना जो है सब कुछ कर लिया होगा। अब देखो, चूंकि ये लास्ट वीक बच गया है, तो इस लास्ट वीक में आपको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसके लिए बोल रहे थे कि सर कुछ गाइड कीजिए। तो देखिए, लास्ट वीक में ना आपको जो टोटल फोकस करना है, मैंने पहले से भी कहा था आपको कि आपको फोकस करना है अपने मेन पेपर पे, ठीक है। और अभी तक आपने अगर पेपर 1 का कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो एक बार आप पेपर 1 का जस्ट ये देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है। और पेपर 1 भी कुछ ना कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वालिफाइंग ही है, बट एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम फियर को हटाने के लिए और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप पेपर 1 में कुछ ना कुछ तैयारी अपना रखिए। जैसे उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी से कम क्वेश्चन आया किसी किसी पेपर में, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग जो मैंने जो आपको दिया था पैटर्न, वो वही था जो 2018 में आया था। अब अगर इस बार कुछ कुछ पैटर्न आगे पीछे होता है तो उसको लेकर के बहुत वरीड नहीं होना, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हिंदी से कम क्वेश्चन है किसी में, तो उसमें मेंटल एबिलिटी, बेसिक मैथ से क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल आपके पास में पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है। तो फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप कुछ हिंदी ग्रामर देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर आप देख लो। उसके अलावा जो अनसीन पैसेज आएगा वो तो पढ़ के देने का होता है, कोई इशू नहीं है। और अगर आप देख सकते हो तो आप झारखंड का जीके, ठीक है, क्योंकि झारखंड से भी क्वेश्चन है, झारखंड का आप जीके देख सकते हैं। बाकी बेसिक मैथ वगैरह तो आपका अच्छा होगा, मेंटल एबिलिटी वगैरह के लिए आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसको डेली बेसिस पे आप 1.5 आवर्स टू 1 आवर आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक टाइम निकाल करके, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ चलो भाई पेपर 1 भी मेरा ठीक ठाक है। बट ये क्वालिफाइंग है, मैंने आपको कहा है कि जो भी बच्चे थोड़ा सा भी हिंदी वगैरह जानते हैं, झारखंड जी के बेसिक मैथ जिनका थोड़ा सा भी अच्छा है, उनको पेपर 1 क्वालिफाई करने में कोई इशू नहीं होगा। अब हम देखो यहाँ से पेपर 2 की बात करेंगे। जो पेपर 2 हम लोगों का मैथ है, तो मैथ में मैंने आपको अपने कोर्स के थ्रू, बहुत सारे बच्चे मेरे टेस्ट सीरीज में भी ऐड हुए हैं, तो काफ़ी कुछ मैंने नोटिस किया कि बच्चों की तैयारी अच्छी है, ठीक है। और काफ़ी सारा कंटेंट आप पढ़ चुके हैं। तो देखो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का होगा कि उन्होंने जो है कुछ दिन पहले से पढ़ना शुरू किया होगा, तो उनको भी कंटेंट का इश्यूज होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ। लेकिन अब मैं इन जनरल जो सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक तो संडे, जो आने वाला संडे है, ठीक है, संडे यानी 27 आपका अगस्त, तो 27 अगस्त के बिफोर और इसके आफ्टर आप बांट लीजिए, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। तो आफ्टर क्या करना है, आफ्टर जो है ना, संडे के बाद याद रखिए कि आपका टोटल सिर्फ रिवीजन ही होगा, ठीक है। आप कोई भी कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, हाँ, मतलब आप अवॉइड करेंगे, अवॉइड कंटेंट एडिशन, ठीक है। मतलब कोई भी नया टॉपिक पढ़ करके उसको ऐड करने से आप अवॉइड कीजिएगा, और सिर्फ आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको रिवीजन करना है। अभी रिवीजन में मैं कुछ बातें ऐड करने वाला हूं, तो इसको भी आप देख लो। और अगर आपको वो रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगने का डर है कि मेरा रिवीजन नहीं होगा संडे के बाद 3 दिन में, तो आप अभी से ही रिवीजन में लग सकते हो, ठीक है। जबकि जो संडे का बिफोर अभी का जो 2-3 दिन है, इसमें आप चाहो तो आप ये देख लो ज़रूर कि आपका जो कुछ इजी टॉपिक्स है, जैसे इजी टॉपिक्स में मैं बात करता हूँ वेक्टर का, वेक्टर है, एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च इसी में आ जाता है। कुछ मॉडलिंग के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ आपका लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
लॉजिक गेट्स, इसी में आप देखोगे कि बाइनरी टू डेसिमल वाला जो नंबर सिस्टम है वो सब भी आ जाता है, डिजिटल नंबर सिस्टम। तो आपको ये सब चीज़ों को अब कर लेना है 2 दिन में, चूंकि काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं, काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। तो अगर इसको ऐड नहीं किया तो इसको बिल्कुल ऐड कर लीजिए, क्योंकि इससे बिल्कुल क्विकली आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये संडे के बिफोर तक, लेकिन हाँ संडे के बाद हमको फिर कंटेंट एडिशन नहीं करना, जो करना इधर कर लो, ठीक है, अगर करना भी है तो। और अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, अगर मेरा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मुझको कोर्स से पूरी उम्मीद है कि मैंने जो भी कोना है, ठीक है, जहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैंने डिस्कस करने का कोशिश किया है। और अबाउट वो 90% तो डेफिनेटली सिलेबस को कवर करता है। और क्वेश्चन याद रखिए, सिलेबस 100% कभी नहीं आता, वो 80% ही तक टच किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास में मैक्सिमम कंटेंट है, कह सकते हो, ठीक है, आप कंटेंट से लैस हो। अब जरूरत है कि उसको एकदम बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना, ताकि एग्जाम के दिन में आपको वो बहुत ही अच्छा याद रहे, इतना अच्छा याद रहे कि कोई कंफ्यूजन का इश्यूज ना रहे। और याद रखिए, जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो याद रखिए कि जब आप भूलते हैं तो आपका जो माइंड है वो खुद ब खुद क्या करता है, याद करने की, मेमोराइज करने की ट्रिक्स आपको बताता है। तो अब चूंकि वो ट्रिक्स भी जनरेट होगा, तो वो ट्रिक्स भी आप वहां पे लिख करके रख लो याद करने की। तो याद रखो, रिवीजन में एक अच्छा खासा टाइम लगता है, कोई इस कंफ्यूजन में ना रहे कि हम सिर्फ आखिरी दिन रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग या तो अभी से आप पूरा टाइम ले लीजिए, जितना भी टाइम बच रहा है, ठीक है, जो भी अभी से टाइम है एक हफ्ते का, तो ये पूरा 1 वीक आप ले लीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है। और कोई भी कंटेंट एडिशन मत कीजिए। बात फॉलो कर रहे हो? और अगर कुछ इजी टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उसको संडे से बिफोर कर लो, ये दूसरी चीज हुई। या तो आप पूरा रिवीजन करो अगर कंटेंट रेडी है तो, अगर कंटेंट में कुछ इजी चीजें ऐड करनी बाकी हैं उसको संडे से पहले ऐड कर लो। और जो अभी बिल्कुल स्टार्ट किए हैं तो वो भी संडे से पहले ही ऐड करें, उसके बाद आप रिवीजन करें, क्योंकि अभी मैं रिवीजन के लिए आपको टास्क ज्यादा देने वाला हूं, जो मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस तरफ भी ध्यान देना, ठीक है जी। तो फुल टाइम रिवीजन 2 तरह का होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको ओरल भी याद रखना है, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करके भी आपको एमसीक्यूज करके भी प्रैक्टिस में रहना है, सो दैट के आप क्वेश्चन में जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, फिर जो क्विक जो रिस्पॉन्स करना होता है, जो इंटेलेक्ट का यूज करना होता है, ठीक है, जो हमको एमसीक्यू स्किल का यूज करना होता है, वो हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू करते रहें, ये आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अब देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कंटेंट तो मैंने आपको काफी सारा दे दिया, जो भी मैंने आपको कंटेंट दिया है वो आपको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। सिलेबस क्या है मैथ्स का, ये आपको पता है, ठीक है, और उसके जो है उसके रिलेटेड मैंने सारा टॉपिक आपको करा दिया है। बट अब देखो, अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी भी आ रही है एग्जाम में कि कुछ जो एग्जाम गुजरा उसमें कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी 11-12 से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब देखो, मेरे को जीरो रिस्क पर काम करना है, मेरे भी कहीं ना कहीं माइंड में ये बात है कि अगर एग्जाम के दिन ऐसा हुआ कि ज्यादा क्वेश्चन 11-12 से हमको मिल गए तो फिर क्या। देखो, एग्जाम के बाद हम कुछ भी हल्ला करते रहे उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। और एक इंटेलिजेंट पर्सन का यही काम होता है कि वो कोई भी फील्ड को ना छोड़े, ठीक है। मतलब हमको जीरो रिस्क पर काम करना है, याद रखिए। और जीरो रिस्क पर ही मैं आज बात करने वाला हूं, तो जीरो रिस्क, ठीक है, मतलब इस एग्जाम के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, हमको भाई अपना टीचर का एक सीट चाहिए ही चाहिए। अब अगर जीरो रिस्क की बात करें तो हमको हर तरह से तैयार रहना है, क्योंकि आपको सिस्टम का पता है, सिस्टम अक्सर फेल्यूर होते रहता है और वो कभी अपने आप को इस पर जो है वेरीफाई नहीं करता, फिर कभी दोबारा एग्जाम तो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि 11th और 12th से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो पहले तो मतलब मेरे को लगा कि चूंकि मेरे मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो 11-12 से बहुत अच्छे फैमिलियर हैं, बहुत सारे तो जो है प्रैक्टिस में रहते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, स्कूलिंग में भी है, तो उनके लिए 11-12 कोई जो है बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस करके चल रहे होंगे, तो उनको अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने रिवीजन में आपको 11-12 पूरा ऐड कर लेना है, ठीक है। देखिए, मैं कोई डरा नहीं रहा या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको लोड डाल रहा हूं, मैं जीरो रिस्क की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आप देखिए, आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो याद रखिए कि मतलब अगर किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि 11-12 उनका बहुत कुछ भूल गया होगा, तो भी वो इसको करने में 3 से 4 दिन लगेगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि इसको मिस किया जाए, इसलिए कि पहले तो एक बात याद रखिए कि अगर पुराने ही पैटर्न पे क्वेश्चन आया
तब भी आपको मैं बता दूं कि 15 से 20% क्वेश्चन तो 12 लेवल का रहता ही रहता है। लेकिन अगर थोड़ा पैटर्न ऊपर नीचे हुआ और इस बार ज्यादा क्वेश्चन यहां से कर दिए गए, ऐसा मेरे को क्यों लगता है? देखो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है 2018 में, तो वो जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें आपको पता है कि उसमें 2 पेपर, एक तो मैथ और दूसरा फिजिक्स में क्या थे, लगभग आपके हाफ सीट्स क्या रह गए, खाली रह गए। ठीक है, हाफ सीट्स जो है उसमें खाली रह गए, वो भरे ही नहीं गए। तो हो सकता है कि इस बार ये माइंड में हो कि थोड़ा क्वेश्चन लेवल को इजी किया जाए और उसको लेकर के 11-12 का क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है ना, ये मेरे बात दिल में खटक रही थी, सो दैट मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो मैं जीरो रिस्क पर काम करना चाहता हूं भाई, मेरे को ये एग्जाम में क्वालिफाई होना है। ठीक है, और आपने जो तैयारी कर रखी है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जब हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का तैयारी करते हैं तो उसमें 11-12 की बहुत सारी बातें ऑलरेडी आप यूज करते हो। ठीक है, इसको तो आप क्विक जो है सेकंड्स में यूज करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 70 to 80% तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कुछ ही होगा जो बिल्कुल बेसिक होगा 11-12 लेवल का, जो हो सकता है कि हमको रिकॉल करना पड़े। तो भाई घबराना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कंटेंट एडिशन को छोड़ करके आप जो प्रायोरिटी है वो टोटल रिविजन पे दीजिए, टोटल। तो रिवीजन में मैं क्या आपके लिए ऐड करना चाहता हूं वो मैंने यहाँ पे डिटेल करके रखा है। तो देखो, अब 11th और 12th के सिलेबस की बात करें अगर एनसीईआरटी मैथ की, तो उसमें 2 बातें हैं। एक कि याद रखो कि आपको जो सिलेबस दिया गया है पीजीटी का, ठीक है, अगर कुछ सिस्टम से हट करके क्वेश्चन आया और 11th और 12th को ऐड किया गया, तो किस हद तक ऐड किया जाएगा? उसी हद तक जो सिलेबस के पोर्शंस को टच करता है। ठीक है, जो सिलेबस से बिल्कुल बाहर है उससे तो नहीं आएगा ना। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बायनोमियल एक्सपेंशन, उससे नहीं पूछा जाएगा। तो जो सिलेबस को टच करता है, तो अब सिलेबस को टच करने वाले को मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया है। जैसे मैं अगर अलजेब्रा की बात करूं, अलजेब्रा में हमको क्या पढ़ना है? लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में आपको ये देख लेना है 11-12 के एनसीईआरटी लेवल से। ठीक है, और बहुत ही आपके पास में इस तरह का नोट होगा। मार्केट में जो है फॉर्मूलाज के कॉपी मिलता है। क्योंकि 11-12 से क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिए केवीएस लेवल का नहीं रहता कि बहुत ज्यादा घुमा करके पूछेगा वो। फिर चूंकि इसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि आपके सिलेबस से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहना है। ठीक है, तो अगर ज्यादा क्वेश्चन 11-12 पोर्शन से अगर आता है, ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा कि ये सारी पॉसिबिलिटी पे मैं बात कर रहा हूं, मैं जीरो रिस्क चाहता हूं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है अभी तक कि भाई ऐसा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई 2-3 दिन में अगर हम इसको भी करके चले जाते हैं तो फिर हमारा कोई कोना नहीं छूटता, कोई रिस्क नहीं रह जाता, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पेपर बने, इजी बने या टफ बने। ठीक है, और अभी तक का आ रहा है कि इजी पेपर आ रहे हैं, इजी पेपर आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं इजी पेपर आ रहे हैं। तो इजी पेपर आ रहे हैं तो उसको लेकर के मैं कंसिडर करता हूं कि अगर 11-12 का ज्यादा कंटेंट डाला गया तो ऐसे केस में लीनियर अलजेब्रा से अब देख लो कि भाई मैट्राइसेस में क्या क्या आप पढ़ते थे, याद कर लो। तो उसमें आपका होता था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे कि उसी में डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज होता है, ट्रेस को भी आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये बहुत जल्दी आप रिकॉल कर लोगे और ये आपने लीनियर अलजेब्रा में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जो लीनियर अलजेब्रा के पोर्शन है वो सिलेबस में हम लोग उसका कंटेंट पढ़ चुके हैं। 11th-12 को अगर टच करेगा तो आपको इसको एक बार रिकॉल कर लेना है। मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको कोई फॉर्मूला का बुक नहीं मिलता तो आप सिंपली अपने नोट्स से, ठीक है, आप लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आप लगोगे ना, सारा फॉर्मूला आपका लिखा जाएगा। अब मैं बार बार कहता हूं कि अगर ऑन रिटेन है, अगर ऑन हैंड रिटेन है, अगर आपने खुद से लिखा है फॉर्मूला को, तो उससे वो लिखना भी होता है, याद करना भी होता है, रिकॉल तो फिर आप काफी फास्ट कर सकते हो। तो एक दिन आप दे दो इनको, एक दिन अगर आप दोगे डेफिनेटली तो आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। और मैं वो जो जीरो रिस्क फैक्टर की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल आप जीरो रिस्क पे चले जाएंगे और आप जो है आपकी जो सर्टेनिटी है एग्जाम को हिट करने की वो 100% हो जाएगी। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में देखो लिमिट, ठीक है, लिमिट में एग्जिस्टेंस हो गया और लिमिट्स फाइंड आउट करना हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, रॉल्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को देख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब आपको याद होगा। मोस्टली बच्चे प्रैक्टिस में है, ये सब उनको याद रहता है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप इतना टफ क्वेश्चन करते हो तो इनको रिकॉल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज और कुछ मुश्किल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में एरिया फाइंड आउट करना,
डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन है, इसमें आपका फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको आप कैलकुलस में देख लो। डेफिनेटली फिर कैलकुलस में आपको एक चीज और देखना है, वो है सेट रिलेशन फंक्शन, जो कि 11th और 12th दोनों में दिया गया है। तो सेट रिलेशन फंक्शन में अब ऐसा नहीं कि आप यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह नहीं, ये सब नहीं, बस आपको ये देखना है सेट रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे सेट की अगर बात करें तो सेट में आप ये देख लेना कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है, उस तरह का जिसका लिंकअप हो सकता है एग्जाम से, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, रिलेशन जो है हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक फंक्शन के साथ में रिलेशन को, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है, टू सेट्स के बीच में, फंक्शन में वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, विद द ग्राफ कुछ फंक्शंस के, ये सब आप देख सकते हो। ये आपको कैलकुलस में सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है रिवीजन करना, मैं बस जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आप रिवीजन कर लो, ठीक है। और अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको पता है कि जैसे परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है या सिंपल यूनिट वेक्टर होता है, तो वो हमको देख लेना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है, इसके एप्लीकेशन में जो है कोई एक थर्ड वेक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है जबकि दो वेक्टर आपको गिवन होता है, ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशन। ये सब हो गया। ज्योमेट्री में 2D कॉनिक्स की बात कर लें तो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है, 3D लाइंस, और 3D ज्योमेट्री की बात करें तो 3D ज्योमेट्री में लाइंस और प्लेन्स को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लाइंस के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, प्लेन्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, फिर जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेजेस अंडर लाइंस एंड प्लेन्स, ठीक है, स्क्यू लाइंस, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोप्लेनरिटी के कंडीशन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो ये सब आप ज्योमेट्री में एक बार रिकॉल कर लो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी का, देखो मैंने वही सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा है ना जो आपके सिलेबस को टच करता है। जैसे वेक्टर हमको पढ़ना है, ज्योमेट्री हमको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है। ये ठीक है कि हमको जो सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ पोर्शन 11-12 के हैं, बाकी हायर पोर्शन है। तो अगर हायर पोर्शन से क्वेश्चन कम करता है तो इनकी तरफ ज्यादा जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसका रिवीजन आप प्रॉपर रखें। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल, टोटल, ठीक है, ये मैंने आपको दिया है अपने कोर्स में ना, मैंने अपने कोर्स में वेक्टर में, ज्योमेट्री में, प्रोबेबिलिटी में आप देख लेना कि 11-12 लेवल का भी मैंने आपको पूरा बुकलेट दिया हुआ है, इसमें सारा फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो उस पीडीएफ का भी आप हेल्प ले सकते हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेना आप, इससे तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम से आपका क्वेश्चन काफी चांसेस है आने का। बाइनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल है तो जरूर क्वेश्चन आएगा, आपके सिलेबस में भी है। फिर इसे मीन वेरिएंस फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, के प्रॉपर्टीज और वहां से जो है डिस्ट्रीब्यूशन को देखना या करना, ये सब आप देख लेना। एलपीपी की बात करें तो एलपीपी में ग्राफिकल सोल्यूशन, ठीक है, इससे रिलेटेड इन इक्वेशंस, तो ये सारे देखो यही सारे टच हैं, यही सारे पोर्शंस हैं जो एक्चुअली अगर टच किए जाएंगे 11-12 से तो टच किए जा सकते हैं। और अगर मान लो बाय द वे अगर मोस्टली क्वेश्चन इधर से आता तो भाई पेपर इजी हो जाएगा। पेपर इजी हो जाएगा तो आप भी बहुत सारा क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। तो अब अगर इस रिवीजन को देखा जाए तो पूरा आपको करने में एक दिन, और फिर इसको आप रिकॉल करते जाइए, तो एक दिन इस पे लगा दीजिएगा। तो आपको टोटली अभी रिवीजन पे फोकस करना है। और अगर आपका रिवीजन काफी स्ट्रांग है, यानी आप पहले से रिवीजन करते आ रहे हो, ठीक है, और आपका रिवीजन भी अच्छा है, और बहुत मेरे को खुशी हुई कि आपने लाइव टेस्ट जो मेरा दिया, टेस्ट नंबर 6, ठीक है, तो बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया। कुछ लोगों से मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा स्कोर किया है। अब देखो लाइव टेस्ट 7 भी होना है, ठीक है, जो पूरा लाइव टेस्ट होगा फुल आवर का वो 7 भी होना है, तो वो 27 को ही हो रहा है, ठीक है। तो 27 को इस टेस्ट को देने के बाद ना आपको क्लोज कर देना है टेस्ट को। तो जो भी टेस्ट देना है इधर ही दे दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, टेस्ट को आप क्लोज कर देंगे क्योंकि आपको फिर से भी रिवीजन देना है। और कभी भी एग्जाम से एक दिन पहले आप टेस्ट मत देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर वहां पे अगर कुछ आपको खराब स्कोर आया तो वो आपको डिमोरलाइज करेगा, और ऐसा हमको कोई काम नहीं करना है। इनफैक्ट याद रखिए, अगर आपका टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस भी हो रहा है और लाइव टेस्ट 6 और 7 में भी आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ ना, फिर भी अपने दिल को ऐसे तसल्ली देना कि भाई अभी एग्जाम बाकी है, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये हमको पता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर 11-12 लेवल के कुछ क्वेश्चन टच में ज्यादा आ गए तो डेफिनेटली फिर आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी है ना परिस्थिति में अगर अच्छा आ रहा है तो अभी बहुत खुश नहीं होना है कि भाई अभी मेन एग्जाम बाकी है, और अगर आप थोड़ा खराब कर रहे हो फिर भी दिलासा देना कि भाई अभी एक्चुअल एग्जाम का पैटर्न होना, अभी एक्चुअल एग्जाम होना बाकी। मतलब किसी भी तरह से मैं निगेटिविटी की बात नहीं करता। आप निगेटिव हो जाओगे ना, निगेटिव हार्मोन रिलीज होगा, कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है।
आप बिल्कुल पॉजिटिव रहना। और ये आपके लिए पॉजिटिव है कि आपका एग्जाम सीबीटी पे होने वाला है, ठीक है। सीबीटी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का कोई टेंशन नहीं रहता, रोल नंबर भरने का टेंशन नहीं रहता। मतलब ओएमआर में एक जो पहला रहता है ना कि कहीं पे व्हाइटनर लग गया तो भाई पूरा पेपर ही गया, व्हाइटनर लग गया, पूरा आपके दिमाग पे वो लगा रहता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर में ही व्हाइटनर लग गया, अब क्या होगा, फिर आप कहाँ से क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो सीबीटी में ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि आपका सब कुछ भरा हुआ रहता है, और आप कोई गलत रिस्पॉन्स भी कर देते हो तो आपको ये फायदा होता है कि फिर आप जो है उस बॉक्स को अनक्लिक कर सकते हो, उसको हट छोड़ के किसी और को क्लिक कर सकते हो। तो सीबीटी में आपको ऑलरेडी बहुत सारी तरह की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो बहुत कॉन्फिडेंट आपको रहना, याद रखिए जो जिस कंडीशन में है उसको उसी कंडीशन में कॉन्फिडेंट रहना है। मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा जो पढ़ के ही जाते हैं उन्हीं का होता है। काफी बार कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने पुराने नॉलेज पर भरोसा करके, ठीक है, कम तैयारी के साथ भी एग्जाम देते हैं तो आपका एग्जाम हो जाता है, बट उन्हीं का होता है जो पॉजिटिव रह करके देते हैं, ठीक है। तो फिर एग्जाम जब क्लोज होगा तो फिर मैं आपको वहां पे प्रॉपर एक बार गाइड करने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए मेरा ये सजेशन है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ मिसिंग होगा तो आप सिलेबस से मैच कर लेना, और 11-12 से अगर वो टच करता है तो उसको जरूर रिविजन कर लीजिए। तो रिविजन पे खास फोकस कीजिए, टेस्ट सीरीज जो भी देना है संडे तक दे करके निपट जाइए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको जो है पड़े नहीं रहना, हमेशा आगे की तरफ देखना है, और हमेशा उस फाइनल डे का इंतजार करना है जो आपके लाइफ को चेंज करने वाला डे है, ठीक है। वो आपका लाइफ चेंजिंग डे होगा, आपके लाइफ को वो सेलिब्रेट करने वाला डे होगा। तो उस सेलिब्रेट होने वाले डे, उस एग्जाम डे के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं अभी से कि आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर के जाइए, ठीक है। एग्जाम आप ही के लिए हो रहा है, डेफिनेटली आप एग्जाम में गोल करेंगे, ठीक है। बस पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।